सुबह जब रूपाली सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ सुशीला अभी तक सो रही थी। रूपाली ने माँ को थोड़ा उठाते हुए पूछा, माँ क्या हुआ, आज आप अभी तक सो रही हैं? इस समय तक तो आप तैयार होकर काम पर जाने लगती थी। पता नहीं बेटा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप आज काम पर मत जाओ, मालकिन को फोन कर दो। नहीं बेटा, आज तो मालकिन के घर किटी पार्टी है, अगर आज मैंने छुट्टी ली तो बेकार में मालकिन गुस्सा करेंगी। तो एक काम करते हैं, अगर जाना जरूरी है तो आप दवाई लेकर आराम करो, मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। अभी थोड़ी देर में बराबर वाले डॉक्टर साहब की दुकान खुल जाएगी, मैं जाकर दवाई ले आती हूँ, उसके बाद आप आराम कर लेना और मैं वहाँ काम कर लूंगी, ठीक है? रूपाली थोड़ी देर बाद डॉक्टर से सुशीला के लिए दवाई लेकर आई, उसे कुछ खिला पिला कर दवा दी और फिर रजनी के घर काम पर जाने के लिए निकल पड़ी। रूपाली को घर का पता ठीक से मालूम नहीं था, इसलिए खोजते खोजते उसे थोड़ी देर हो गई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो क्या बात है, सुशीला कहाँ है? मैंने उसे बोला था कि आज सुबह जल्दी आना है, दोपहर में मेरी किटी पार्टी है, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और अभी तक घर फैला हुआ है। बेडशीट बदलनी है, सोफे के कवर बदलने हैं, पूरी डस्टिंग करनी है और सुशीला का कुछ पता ही नहीं। महीने की सैलरी लेने के लिए पहले आ जाती है और जब कोई काम होता है तो गायब रहती है। रजनी आंटी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है, पापा गांव गए हुए हैं और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ नहीं आ सकती थी इसलिए माँ को दवाई देकर मैं आ गई। अभी तेरी इतनी बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। इधर तेरी माँ बीमार है, उधर तेरी दादी बीमार है, पूरा खानदान बीमारी रहता है क्या? चल आ गई है तो जल्दी से काम कर, फालतू बातें मत बना। ठीक है आंटी, मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। रजनी का घर बहुत बड़ा था, घर में 6 कमरे थे। रूपाली ने एक एक करके सारे कमरों की झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, इसके बाद ढेरों बर्तन भी धोए। पूरा दिन रूपाली काम में लगी रही। दोपहर में रजनी की सहेलियां आई, तब भी रूपाली सारे काम करती रही। शाम को जब किटी पार्टी खत्म हुई और सहेलियां चली गईं, तब जाकर रूपाली को थोड़ी राहत मिली। मालकिन मैं जाऊं? हाँ, और अगर तेरी माँ कल भी ना आए तो तू ही आ जाना, मुझे बाजार जाना है, तुझे कल भी काम करना पड़ेगा। ठीक है मालकिन। रूपाली घर वापस लौट आई। जब वो पहुंची तो देखा कि सुशीला रसोई में कुछ बना रही थी। माँ, आप रसोई में काम क्यों कर रही हैं? मैंने कहा था ना आराम कर लेना। मुझे पता था कि तू आने वाली है, तेरी पसंद की अपनी पारंपरिक सिंधी कढ़ी बना रही हूँ। कई दिनों से तू कह रही थी ना कि सिंधी कढ़ी खानी है। माँ, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो, मेरी अच्छी माँ। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। वैसे माँ, आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? बेटा, तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं तेरी धड़कन भी पहचानती हूँ कि मेरी बच्ची कब कैसी है, सब मुझे पता होता है। रूपाली की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ से लिपट गई। जब तक सुशीला की तबीयत ठीक नहीं हुई तब तक रूपाली ही काम पर जाती रही। थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद सुशीला काम पर गई तो रूपाली भी साथ गई। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, अगले 2 दिन मुझे बहुत काम है। और हाँ सुशीला, मुझे तुझसे एक और बात करनी है। जी मालकिन। रूपाली को तुम्हें मेरे साथ भेजना होगा। मेरे दामाद एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें उसके उद्घाटन में कल सुबह जाना है। रूपाली विभा के बच्चों को संभाल लेगी। सुबह चलेंगे, शाम को लौट आएंगे। ठीक है मालकिन। आंटी, सुबह कितने बजे आना है? सुबह 9 बजे आ जाना, और हाँ, ढंग के कपड़े पहन कर आना, वहाँ मेहमान होंगे, इसलिए तू साफ सुथरी और अच्छी दिखनी चाहिए। रूपाली को ये सुनकर अजीब लगा क्योंकि वो तो हमेशा साफ सुथरी रहती थी। अगले दिन रूपाली रजनी और उसके परिवार के साथ विभा के ससुराल पहुंची। रूपाली ने देखा विभा के पति राकेश ने एक सिंधी रेस्टोरेंट खोला था, जहाँ पर सारा सिंधी खाना मिलेगा। रेस्टोरेंट का उद्घाटन बहुत ही भव्य था, बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। मम्मी पापा, राकेश जी का बहुत मन था एक सिंधी रेस्टोरेंट खोलने का, और आज इनका सपना पूरा हो गया। हाँ, आप सबको सिंधी खाना पसंद आ जाए तो वैसे ही खाने के डिशेज यहाँ जो शेफ हैं उनसे बनवाने लगूंगा। बस आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या बनवाया जाए, जो मैं अपने रेस्टोरेंट में आगे शुरू करूं। दामाद जी, वैसे मैंने जहां तक सुना है सिंधी लोगों की सिंधी कढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, वो तो आप मेन्यू में जरूर रखना। जी पापा जी, मेन्यू में सिंधी कढ़ी चावल, भुगल सिंधी टुक आलू टुक और मोहन थाल वगैरह शामिल हैं। सिंधी कढ़ी के लिए मैंने एक बढ़िया शेफ बुलाया है। अभी राकेश बात कर ही रहा था कि तभी शेफ विक्रम आ जाता है और बताता है कि जिस शेफ ने सिंधी कढ़ी बनानी थी उसे अचानक अपने गांव जाना पड़ा है, वहां पर कोई बीमार है, इस वजह से वो नहीं आ रहा। ये सुनकर राकेश घबरा जाता है क्योंकि सिंधी रेस्टोरेंट में सिंधी कढ़ी ही तो सबसे विशेष थी। अब क्या करेंगे राकेश जी? मेहमानों को इंतजार करना सही नहीं होगा। आपके रेस्टोरेंट का पहला दिन है, अगर सिंधी कढ़ी सिंधी रेस्टोरेंट में नहीं होगी तो फिर तो मेहमान इस बात पर बहुत गौर करेंगे। रूपाली विभा के बच्चों को संभाल रही थी, उसने सबकी बात सुन ली थी। विभा दीदी, मैं सिंधी हूँ,
अगर आप चाहो तो मैं सिंधी कढ़ी बना सकती हूँ। क्या तुम सिंधी हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें पूरी तरह से सिंधी कढ़ी बनानी आती होगी। जी भैया जी, मैं सारे सिंधी व्यंजन बना लेती हूँ। मैंने अपनी माँ से सिंधी खाना बनाना सीखा है। अरे हाँ, रूपाली तो सिंधी है। सुशीला कभी कभी मुझे बताती है कि इनका सिंधी खाना कौन कौन सा होता है। राकेश बेटा, रूपाली सिंधी है तो बढ़िया सिंधी कड़ी बना लेगी। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। रूपाली, फिर तो तुम किचन में फटाफट से सिंधी कड़ी बना लो। मेहमान बस आ ही रहे। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। बाकी सारे सिंधी व्यंजन भी एक बार चेक कर लो, किसी में कोई कमी तो नहीं है। जी भैया जी। रूपाली ने तुरंत रेस्टोरेंट के किचन की जिम्मेदारी संभाली। बाकी सभी शेफ भी उसकी मदद करने लगे। थोड़ी देर में पूरी टीम की मदद से रूपाली ने बढ़िया सिंधी कढ़ी तैयार कर दी। जब सिंधी कढ़ी थाली मेहमानों को परोसी गई तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। भाई वाह, इतनी स्वादिष्ट सिंधी कड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई जी। ये रेस्टोरेंट तो हिट हो जाएगा है। और शेफ कौन है? जी अंकल जी, ये स्पेशल सिंधी कड़ी हमारी मुख्य शेफ रूपाली ने बनाई है। राकेश के मुंह से अपने बारे में तारीफ सुनकर रूपाली हैरान रह जाती है। उस दिन रूपाली की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। सिंधी कढ़ी और सिंधी व्यंजन रूपाली की पहचान बन गए। राकेश के कहने पर रूपाली ने उसके रेस्टोरेंट में मुख्य शेफ की नौकरी शुरू कर दी। रूपाली को राकेश के पास नौकरी करने से अच्छे पैसे मिलने लगे और धीरे धीरे करके रूपाली ने खूब नाम और पैसे कमाए। रूपाली की वजह से राकेश का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए राकेश रूपाली को सैलरी भी अच्छी देता था। सुशीला ने भी अब रजनी के घर काम करना छोड़ दिया। रूपाली चाहती थी कि उसकी माँ सारी चिंता छोड़कर घर पर आराम करे। जब रूपाली ने थोड़े पैसे कमा लिए तो अपने पिता को भी एक राशन की दुकान खोल दी, ताकि बढ़ती उम्र में उसके पिता भी आराम से अपना काम कर सके। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कब क्या पता कौन सा हुनर आपकी सफलता की पहचान बन जाए। जैसे कि सिंधी रूपाली की सिंधी कढ़ी बनाने का हुनर उसकी सफलता का साथी बन गया। पिंकी, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं चोटी बना लूं फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, खुद से चोटी बनाएगी? बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। शंकरगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी बेटी पिंकी एक कच्चे मकान में रहते थे। सुनीता के पति रमाशंकर ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में रमाशंकर की जान चली गई। अब सुनीता पर पिंकी को पालने की जिम्मेदारी थी। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर पिंकी को तैयार करती। पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। सुनीता की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। पिंकी, तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी चोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारे जैसी चोटी तो कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे कढ़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए कढ़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल कढ़ी चावल बनने वाले हैं तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी तो कल ज्यादा कढ़ी चावल खा पाऊंगी ना। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। शंकरगढ़ से थोड़ी ही दूर एक बड़ा कस्बा था चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। इस चौक का नाम वहाँ आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। सुनीता रोज सुबह वहाँ पहुँच जाती और वहाँ उसे हर रोज कोई न कोई काम मिल ही जाता था। सुनीता की कोशिश रहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल पिंकी के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली डिब्बा अपने साथ ले आई। पिंकी को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है। भूखे पेट सुनीता हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, ये सोचकर कि पता नहीं किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। सुनीता, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो
कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जो, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुन ना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की कढ़ी चावल खाकर देखें क्या? नहीं रज्जो, कमाई कुछ नहीं हुई है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने के देगा कढ़ी चावल। चल ना, मुझे पता है तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे, अब तो ठीक है? अच्छा ठीक है। रज्जो सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी सुनीता जैसी ही थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थी। रज्जो बहुत बातूनी थी और सुनीता बहुत शांत। दोनों लाला की दुकान पहुंची तो रज्जो ने वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, कढ़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है 100 रुपए की। हैं? अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए की कढ़ी चावल? कढ़ी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चल न रज्जो, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या एरा गहरा समझा है क्या? जा एक हाफ प्लेट ले आ। हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब? हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 ही दे देना, वैसे है तो 60 की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में कढ़ी चावल ले आया जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जो ने उस पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर सुनीता उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जो ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, थू, इसे कढ़ी चावल कहते हैं? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। तू ही खा, इतनी बकवास कढ़ी तो मैं कभी ना खाऊं। कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। तेरी जूती अपने आप चलती है क्या? मेरा मजाक मत बना, वरना इसी केसर वाली आलिशान कढ़ी से तेरा मुंह रंग दूंगी। जितनी महंगी कढ़ी थी उसका स्वाद उतना ही बुरा था। सुनीता ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रज्जो ने तो उस कढ़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने कढ़ी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी, क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी, तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौट। अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? सुनीता, ये ले 50 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना ढेर सारा। दही मेरा और बेसन तेरा। बस बहन, तू मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, अब ये ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कढ़ी चावल बनाने ही वाली थी। पिंकी का भी बड़ा मन है कढ़ी खाने का। अगले दिन सुनीता ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि पिंकी और रज्जो दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। पिंकी ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो सुनीता से बोली, अरे माँ, क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी क्या? सच में, क्या कढ़ी बनाई है माँ? तुम तो बस ढाबा खोल लो जल्दी से। पिंकी उंगलियां चाट चाट कर कढ़ी खाती रही और सुनीता उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन पिंकी कढ़ी चावल ही टिफिन में लेकर गई और सुनीता ने भी रज्जो के लिए एक बड़े डिब्बे में कढ़ी चावल रख लिए। जब वो चौराहे पर पहुंची तो रज्जो पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। सुनीता के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ले आई? हाँ, तेरे ही लिए है, ले, अब खाकर बता कैसी बनी है। रज्जो ने बिजली की फुर्ती से सुनीता के हाथ से डिब्बा लेकर खोल डाला और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो सुनीता उसकी तरफ सवालिया आंखों से देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया तूने इसमें? लाला की कढ़ी से 1000 गुना बढ़िया बनाई है तूने। सच, इतनी पसंद आई तुझे? अरे पूछ मत, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुक जरा। इतना कहकर रज्जो ने खाने का डिब्बा वहां खड़े बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ा दिया और सबको कढ़ी चखाकर उनसे बोली, सब के सब पूरी ईमानदारी से बताओ, मेरी बहन ने कैसे कढ़ी चावल बनाए हैं? सभी लोगों ने कढ़ी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी मजदूर सुनीता से बोली, सुनीता बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो। अरे नहीं मौसी, अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल ले बेटी, कम से कम भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ी मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एकटक सुनीता को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। तभी रज्जो तपाक से बोली, हाँ सुनीता, तू ढाबा खोल, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहीं पर और फिर लाला को बताएंगे। लेकिन क्या? तू 100 रुपए की प्लेट मत देना। हाँ,
रज्जू की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वो सब सुनीता का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियों और पन्नी का जुगाड़ किया गया। कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज। पैसे इकट्ठे करके 2 भगोने लिए गए और 3 दिनों में ही सुनीता का ढाबा खुल गया। बेसन और चावल के लिए रज्जू और सुनीता दोनों ने पैसे मिलाए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता ने कढ़ी चावल बना दिए, वो भी मजदूरों के वहां आने से पहले। पिंकी और रज्जू ने भी उसकी पूरी मदद की। सबने कढ़ी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बोहनी के तौर पर उसे 1-1 रुपया दिया। फिर अपनी उंगलियां चाटते हुए रज्जू सबसे बोली, आज तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। सुनीता, इतने बढ़िया कढ़ी चावल की प्लेट कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए में। 30 की हाफ प्लेट? नहीं, भरपेट। सुनीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने सुनीता और पिंकी की जिंदगी बदल दी और मजदूरों को भी पेट भर खाने का एक सहारा मिल गया।